आज का हमारा वीडियो जो है अभी हाल ही के केस के ऊपर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ ने अभी जिस पे कमेंट किया है। तो ये एक रिट पिटीशन था जो 2015 में फाइल किया गया था और इसकी सुनवाई जो है अभी चल रही है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो है उठा। ये इशू ये था, राइट टू वोट जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट और इज इट अ लीगल राइट। तो इस केस को जो है इसमें इस इशू को डिसाइड करना था। तो इसमें जो है जो दूसरी पार्टी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने जो है इसको स्टैट्यूटरी राइट कहा है। वो इसको स्टैट्यूटरी राइट के ऊपर अपना जो है पैरवी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन या एक कमेंट किया गया जस्टिस के एम जोसेफ के द्वारा, वो हमें जो है नोट करना चाहिए और वो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो जस्टिस जोसेफ हैं, इन्होंने काउंसलर से कहा, इलेक्शन कमिश्नर के काउंसलर से, कि आप प्लीज़ रीड करिए आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने इसको रीड किया और वहाँ से जो है इस पे उन्होंने कमेंट किया कि इट इज़ नॉट ओनली अ स्टैट्यूटरी राइट बट ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज मैंशनड इन अंडर आर्टिकल 326। तो 326 ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे हमें आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे जो है पढ़ना जो है कंपलसरी हो जाता है। और क्योंकि ये इससे रिलेटेड भी है तो हम इसको जो है आइए डिटेल में समझते हैं। तो ये बात करता है इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो यहाँ पे जो वर्ड है एडल्ट सफरेज, ये एक तरीके से वोटिंग को लेके इसको कहा जाता है, एक तरीके से इसका सिनोनिम ही यूज़ किया जाता है। तो इसको आगे देखते हैं। द इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, बट इज टू से every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practices shall be entitled to be registered as a voter at any such election। तो बेसिकली यहाँ पे इस आर्टिकल का मेंशन इसीलिए किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जो एक पर्सन को वैलिड बनाते हैं वोटिंग के लिए। मतलब अगर हम डायरेक्ट सेंस की बात करें तो कौन कौन से लोग जो है एलिजिबल है वोट के लिए और कौन कौन से क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो उस पर्सन के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो उसको डिसक्वालीफाई करा देंगी वोटिंग करने से। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं इसेंशियल्स जो चाहिए वोटिंग के लिए किसी पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 ईयर्स के नीचे के जो माइनर हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते। बट मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड बाय नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम, करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस। तो और भी जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे किसी का अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, जो ठीक नहीं रहता है, कोई पागल आदमी वोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है किसी को क्या चुनेगा, सही गलत के फैसले को, सही गलत आदमी को चुनना रहता है इसमें। तो इसमें कैसे वो उसको चुनाव कर पाएगा। या फिर जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, जो जेल में है, वो लोग जो है यहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। और दूसरा, नॉन रेजिडेंस के बेसिस पर भी डिसक्वालीफाई हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जो है एक जगह पर अपना रेजिडेंस बनाते हैं और वहाँ पर ही हम जो है वोटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली में रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, तो वहाँ पर भी जाके हम वोट कर सकते हैं। तो हमारा जो वोटिंग का राइट होगा वो एक ही जगह का होगा, हम हर जगह पे जाके जो है वोट नहीं कर सकते। सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है?
इट डिबार्स अ पर्सन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन प्रिजन और इज इन लॉफुल पुलिस कस्टडी। तो अगर कोई पर्सन जेल में है या फिर पुलिस कस्टडी में है तो वो भी जो है वोट नहीं दे सकता। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो दूसरे लीगल प्रोविजंस और क्या क्या है। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफिशियली नोन एज 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, lowered the voting age of elections to the Lok Sabha and to the Legislative Assembly of State from 21 years to 18 years। तो यहाँ पे जो वोटिंग एज है उसको 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। अगला इसका जो लीगल प्रोविजन है वो आर्टिकल 325 से जुड़ा हुआ है। वो ये कहता है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बिहाफ पे, और उस पर्सन को जो है यहाँ से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, कि अगर कोई पर्सन दूसरे रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है या सेक्स का है तो उसको भी वोटिंग का उतना ही अधिकार है जितना दूसरे को है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आर्टिकल 14 और राइट टू इक्वालिटी को जो है बढ़ावा देता है और ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है कुछ केस लॉज देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि राइट टू वोट एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या स्टैट्यूटरी लॉ है या लीगल लॉ है। बेसिकली इन तीनों में थोड़े थोड़े से चीज़ों का डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले हम लोग केस लॉ कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला केस है देसिया मुर्पोकु द्रविड़ा कजम एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, DMDK एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 2012 का केस है। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोथ टू इलेक्ट एंड ऑल्सो बी इलेक्टेड टू एनी वन ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट में ये कहा गया है कि सारे सिटीजन्स को राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो है यहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के मेंबर्स को इलेक्ट करने का और इलेक्ट होने का भी। मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा भी हो सकता है चुनाव के लिए और उसको वोट देने का अधिकार भी है। तो यहाँ पे राइट टू इलेक्ट जो है इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसमें जो है साफ साफ कहा था। आइए अब हम लोग अगला केस भी देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट केस है मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इस केस में भी जो है दैट एवरी इंडियन हैज़ अ राइट टू इलेक्ट एंड बी इलेक्टेड सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। तो इसमें क्या किया है कि एक तरीके का जो है लिमिट लगाया था, एक तरीके का रोक लगाया था कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के द्वारा। तो लेकिन ये भी कहा गया कि सारे इंडियंस को अपने जो है जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनने का अधिकार भी है और खुद भी वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। तो राइट्स कैन बी curtailed ओनली बाय अ लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन दैट टू ऑन द ग्राउंड्स स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 326 ओनली। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो ये लॉ बना सकती है कि कौन सा पर्सन जो है इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कौन सा पर्सन वोट दे सकता है। ये जो है एक पार्लियामेंट के पास पावर है कि इस पर लेजिस्लेट करने का, लेकिन वो जो है आर्टिकल 326 के हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। मतलब आर्टिकल 326 को हमेशा ध्यान में रखकर ही उसको लेजिस्लेट किया जाएगा, वो इससे वायलेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक और अगला केस जो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है। ये बहुत ही जो है लैंडमार्क केस है। इसमें यह कहा गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की गई थी और इलेक्शन में तो वोटिंग होती है और वोटिंग के लिए जो है एज और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। तो ये एक तरीके से कहा गया कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को डिसक्वालीफाई करा के इलेक्शन नहीं कराया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और
ये जो है इसको जो है ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, इसको जो है दूसरे लॉज ऐसे नहीं बनाए जाने चाहिए जो इसको वायलेट करें, या फिर पार्लियामेंट जो है इस चीज़ पे जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती केस का एक जो है एक आउट प्रोडक्ट था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बदलाव लाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आज के हमारे लेक्चर से हमने ये जाना कि राइट टू वोट जो है एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि ये आर्टिकल 326 में जो है इसका मेंशनिंग किया गया है एडल्ट सफरेज वर्ड के उसमें। और दूसरा जो है वोटिंग की बात जो है की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी, तो ये एक तरीके का स्टैट्यूटरी राइट भी हो माना जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे लीगल राइट की, तो लीगल राइट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूटरी राइट जो होते हैं वो एम्बेड होते हैं। और इसके साथ साथ जो भी राइट जो लॉज बनाए जाते हैं जो कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, वो भी जो है लीगल राइट में इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली राइट लीगल है या नहीं ये तो कोर्ट ही डिसाइड करता है। तो इस तरीके से जो हमारा राइट टू वोट है वो राइट टू लीगल राइट भी है और स्टैट्यूटरी राइट भी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको जो है इसमें समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। और इस लेक्चर का जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है मिल जाएगा, जो कि नीचे मेंशन किया गया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।